हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग दृष्टि के क्विक बुक को कवर करेंगे। बिहार एसआई के लिए लेटेस्ट एडिशन और करेंटली जो पेपर कंडक्ट हुआ है, ये सारा कुछ आपका इस बुक के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो भी सेशन आपको कवर कराए जाएंगे, ये आपके शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको कवर कराए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपको कुछ और पढ़ाए जा रहे हैं, कल कोई दूसरा चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा, तीसरे दिन कुछ और आपको घटना चक्र शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी सेशन आपका कंटिन्यू होता है, ये आपका सिस्टमेटिक तरीका से चलता है। अगर आप बेहतर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपका 2025 का जो लेटेस्ट अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स प्रोवाइड किया गया है, ये भी आपका सिस्टमेटिक तरीके से चलाए जा रहे हैं, क्विक बुक आपको चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा लेटेस्ट अभी जो घटना चक्र आपका अपडेट किया गया है, ये काफ़ी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको कंटिन्यू मिल रहा है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अलग समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दिन का आवासी समय ध्यान रखेंगे 4 मिनट बढ़ जाता है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो ठीक वो अपने क्षितिज से ऊपर उठने के पहले से हमें प्रतीत होता है और डूबने के बाद भी प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से जो आवासी समय है, 2 मिनट आपके शाम में और 2 मिनट आपका सुबह का बढ़ता है। पूरे दिन का अगर बात करें तो ये आपका 4 मिनट बढ़ जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? शक्ति का हमारा फॉर्मूला होता है 1 आपका एफ। इसमें यहाँ पर दिया गया है फोकस आपका 50 सेंटीमीटर है, तो 1 आपका 50 हो जाएगा। तो आंसर इसका लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है आप 100 से गुना करेंगे, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें रहता है ये ऑलरेडी आपका मीटर के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 2 आएगा। अब देखिए पूछा गया है कि एक आपका उत्तल लेंस है तो इसकी जो फोकस दूरी होता है पॉजिटिव होते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ये आपका डायोप्टर होता है। ये भी पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि पराबैंगनी दृश्य तथा अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः लेमडा यूवी VIS और दिया गया है कि लेमडा IR से दर्शाए गए हैं, तो इन तरंगदैर्घ्यों के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ध्यान रखेंगे, एक बार अच्छे से इसको फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यदि पराबैंगनी दृश्य अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः दिया गया है, अल्ट्रावायलेट रे है, फिर आपका अल्ट्रावायलेट आपका VIS है, उसके बाद आपका IR है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा, सबसे पहले आपका अल्ट्रावायलेट आएगा, उसके बाद आपका जो है आपका लेमडा VIS आएगा, उसके बाद आपका जो है इंफ्रारेड आएगा। तो इस प्रकार से देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते हैं तो क्या होगा? सपोज दैट कि ये एक प्रकार का आपका डेंसर मीडियम है, जब ये आपका रेरर मीडियम है, ये आपका विरल माध्यम है। और प्रश्न कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, ये आपका फिर डेंसर मीडियम है, और यहाँ से जब आपका रेरर मीडियम में गमन करेगा, इसके वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये आपका रेरर मीडियम एंटर करेगा तो ये आपका अभिलंब से दूर चला जाएगा, क्योंकि इसके वेलोसिटी में आपका वृद्धि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा कि अभिलंब से आपका दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है इसकी चाल बढ़ जाती है, यह अभिलंब से आपका दूर हट जाती है। तो ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? कोई भी वस्तु अगर आपको उस तरह का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सभी कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जो परावर्तित कलर होता है जिसे वो रिफ्लेक्ट करता है, वही वस्तु हमें प्रतीत होता है। तो हरे घास हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अभी अभी 7 रंग जो होते हैं हमारा भिब्जी और जिसे बेजी नीहा पी आनाला कहा जाता है, इसमें से ये सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि जो आपका ग्रीन कलर होता है ये फ्रेंड्स से आपका रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी प्रतिबिंब हमारी आंखों पर पड़ती है और वस्तु में हरा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, और अब ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न को याद करते चलेंगे।
समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी छात्र खान जीएस रिसर्च सेंटर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, इस नंबर पे आप इस आईडी पे सिंपली आपको मैसेज करना है, BIHAREXAM आपको लिखना है। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, शुरू में @ लगाना है, BIHAREXAM44 आपको सर्च करना है, जिसमें कि कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ओनली 99 में आपको कंप्लीट जो है आपका मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको वीडियो क्लासेस आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि कंप्लीट आपका 3000 का कोर्स है, ये मात्र आपको 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं, इस आईडी को आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, सर्च करके आपको BRSI लिख करके आपको SMS करना है, जिसमें 2025 का आपको लेटेस्ट अपडेटेड आपको नोट्स मिल जाता है, प्लस इसके अंतर्गत कंप्लीट आपका होमवर्क सीरीज प्लस आपका टेस्ट सीरीज और आपका जो बैच आपका है सेकंड बैच, ये आपको कंप्लीटली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप चाहो तो इसके अंतर्गत ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें कि कंप्लीटली आप चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश देखिए एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण कहने का मतलब है कि जैसे एक प्रकार का ये आपका दर्पण है और यहाँ पर कोई बल्ब लगा है, तो आप चाहो तो प्रकाश की किरण को एक जगह पर अभिसरित कर सकते हो, अलग अलग तरह का दर्पण का आप यूज करके। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसे हम लोग ध्रुवीकरण कहेंगे। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, काफी सारे कैंडिडेट गलती भी करते हैं। अपवर्तन और आपका परिविक्षेपण, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा आपका आभासी और आपका सीधा होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करें हम लोग अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और आभासी आपका दोनों होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आभासी और वास्तविक दोनों होता है। जबकि बात करें हम लोग उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आपका काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सीवी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सीवी रमन को प्रकाश के परिकिरण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्टिकल फाइबर पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी खोज किया गया था आपका नरिंदर कपानी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नरिंदर कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर की खोज किया गया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। व्यक्ति का आधा होना चाहिए। तो यहाँ पर बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है पहला दिया गया है कि व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, गलत है, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है। देखिए BRSI के एग्जाम में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका साइंस दोस्तों आपके पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीका से कोशिश करें लगाने का। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैगनी कलर का विचलन अधिकतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम विचलन की अगर बात करें तो ये आपका लाल कलर का जो है कम विचलन होता है। सबसे अधिक देखिए तरंगदैर्घ्य पूछा जाता है, तो ये आपका लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, और ब्लू जो कलर होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। काला दिखाई देगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि अंतरिक्ष में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से, बी ऑप्शन आपका सही है। किसी वस्तु का आकर्षित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का परिकिरणन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा है आकाश ये नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण से,
और जो नीला प्रकाश होता है ये अधिकतम परिकिरणित होता है, विचलित होता है इस कारण से। तो देखिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीच का बनने वाले प्रघटना को क्या कहते हैं? गर्मी के दिनों में अगर आप रोड पे सफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कुछ दूरी पर आपको एक पानी जैसा आकृति आपको दिखाई पड़ता है, ठीक आपको रोड पे, ये मृग मरीचिका कहलाता है। या तो ये अक्सर रेगिस्तान के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनने का प्रघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बिहार एसआई में इसको रिपीट किया गया है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाती है? देखिए फ्रेंड, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। जो भी प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो निश्चित रूप से आपका छोटा होगा। तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि चाक्षुष प्रदर्शन एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा और आपका नीला होता है। ध्यान रखिएगा, इसे देखिए प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, प्राथमिक रंग अगर पूछा जाता है तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। इन्हीं तीन कलर को जो है आपका मिला करके कोई अन्य कलर को आपका प्रिपेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट पूछा हुआ है। पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बात किया जा रहा है प्रकाशीय फाइबर का। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डी ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन एकक है। तो देखिए बात किया जा रहा है ल्यूमेन का, तो ल्यूमेन आपका जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ल्यूमेन फ्रेंड्स किसका मात्रक है? तो ये आपका ज्योति फ्लक्स का है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयुक्त होता है क्योंकि, चलिए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और वे सभी कलर जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है ये काफ़ी दूरी से भी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्दर्शी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? देखिए एंडोस्कोप की अगर बात करी जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दृष्टि के क्विक मूव को अगर आप अच्छे तरीक़ा से लगाते हैं तो आप यकीनन मानिए किसी भी सीट को आप लगाते हैं तो आपको बेहतर इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपके ओवरऑल देखा गया है जो भी पेपर कंडक्ट होता है यहाँ से डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं दृष्टि के क्विक बुक से, क्योंकि ये जो आपका बुक है एक तरह से मतलब टारगेट एज ए टारगेट आपका बुक प्रिपेयर होता है। इस कारण से इसको लगातार अलग अलग संस्थान के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है। तो इस कारण से इस बुक को मैंने शुरू किया है और ये काफ़ी ज़्यादा बिहार एसआई के लिए खास करके इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोग जो नए छात्र हैं जिसको ये चीज़ें पता नहीं है, आप सभी लोग इसको अच्छे से लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश। अब यहाँ पर अगर आप लाल प्रकाश को हिट किए तो बिल्कुल आपका गलत है। अगर आपको ये पूछा जाता है सबसे उच्चतम ऊर्जा किस में होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश। वाहन में पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दृश्य क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आप याद रखिएगा अवरक्त किरण जिसे हम लोग इंफ्रारेड किरण कहते हैं, रिमोट से निकलने वाले जो किरण होता है इसे अवरक्त किरण कहते हैं। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रिसेंटली आपका पूछा गया है, तो आप यहाँ पर इसको भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो देखिए बात करें हम लोग परमाणु घड़ी का तो ये आपके सीजियम पर आधारित होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। रिपीट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये प्रश्न आपका रिपीट किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जिसे अल्ट्रा वायलेट रे कहा जाता है। चलिए अगला सेशन पर हम लोग एंटर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, इसका कंप्लीटली जो रिवीजन पीडीएफ है आप सभी लोग @BIHAREXAM44 आपको टेलीग्राम पे सर्च करके मैसेज करना है। ये सारा कुछ आपका पेड बैच के अंतर्गत ही चलता है
जिसका फी 99 आपको पेमेंट करके दोस्तों ज्वाइन करना है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप इसी आईडी पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट आपको बैच भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा कितना है, तो ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 आपके हर्ट्ज के बीच मनुष्य की श्रव्यता सीमा होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है। तो निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप। तो डायरेक्टली समझिए कि जो ध्वनि तरंग होता है ये निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकता है। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। अभी देखिए मैंने जो बताया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है, इसमें आपके अवरक्त किरण होता है जिसे इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में नहीं जा सकती है। जबकि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो होता है ये निर्वात में गमन कर सकती है, जिसका वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले मध्य से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। यानी इको प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 16.5 सेंटीमीटर जो है मीटर आपका डिस्टेंस होना चाहिए। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है। ध्वनि का वायु में वेग होता है आपका 330 मीटर पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि सेलों से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में जो है परागामी होती है। यहाँ पर केवल हमारा बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि पराश्रवी वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति जो पराश्रवी ध्वनि होती है इसकी आवृत्ति जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रवी तरंग कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ध्वनि की जो चाल होता है ये आपका ठोस में सबसे अधिकतम होता है। तो आप इन चीज़ों को भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि माध्यमों 1 दूसरा में दिया गया इस्पात और तीसरा में नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए आपको बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी है। तो सबसे देखिए जो अधिक होता है चाल ये कहाँ पर होगा। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो आरोही क्रम में आपको बताना है, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे जो कम चाल होगा ये फ्रेंड्स आपके कहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कम चाल का तो निश्चित रूप से आपका नाइट्रोजन में होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रकार का जो है ये विरल माध्यम है, एक प्रकार का गैस है। तो पहले नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद जो अधिक होगा आपका जल में होगा और इस्पात में सबसे अधिकतम होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा पहले आपका तीसरा आएगा, उसके बाद आपका पहला आएगा और फिर हमारा यहाँ पर दूसरा आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है। तो जो चमगादड़ होता है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से इसे इको प्रोड्यूस होकर के सुनाई पड़ता है। तो वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो आपका डी सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो आप इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपका दिया गया वायु, जल और इस्पात दिया गया है। तो आपको बताना है कि सबसे जो अधिक होगा यानी कि चाल बताना है, चाल के बारे में क्रमशः जो है वायु दिया गया, जल दिया गया, इस्पात दिया गया। तो सबसे अधिक जो होगा कहाँ पर होगा, इस्पात में होगा, उसके बाद आपके कहाँ पर होगा तो जल में होगा और फिर आपका यहाँ पर वायु में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले एयर आएगा, फिर आपका वाटर आएगा और फिर आपका आ जाएगा इस्पात। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एज आपका पहले वाला क्वेश्चन के जैसा है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान
की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। तो देखिए प्रश्न हमारा पूछा गया है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। अगला कहा जा रहा है कि ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। देखिए ध्वनि की जो गति होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका बिल्कुल आपका गलत होगा, लेकिन आर वाला जो स्टेटमेंट है ये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, क्योंकि जब वायुमंडल का टेम्परेचर वेरी करता है तो यहाँ पर ध्वनि भी वेरी करता है। टेम्परेचर अगर अधिक होगा वायुमंडल का तो ध्वनि का जो गति होता है ये तेज हो जाता है, और वायुमंडल में जब आर्द्रता यानी नमी की मात्राएं उपस्थित होती है तो ध्वनि की गति ये आपकी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर केवल हमारा डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्यान रखना अगर लीगल ध्वनि की बात करें 80 डेसिबल की जो ध्वनि होता है ये आपका लीगल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुरण दिया गया है कि अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखिए आपको कहा जा रहा है कि दीवारों छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। तो ये वाला भी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा, यानी कि पहला भी आपका करेक्ट होगा और दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपका राइट हो जाएगा और ए आर का जो है सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप प्रश्न को रिपीट कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतज्ञ स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए 7 आवृत्तियों वाला होता है क्या, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होता है। अब देखिए स्वर सा की आवृत्ति 256 Hz होता है, और ये तो हमारा गलत है। यहाँ पर देखिए केवल हमारा यहाँ पर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, तो आर्द्र वायु में आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रकाश तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट। बाकी ध्वनि तरंगों को व्यतिकरण किया जा सकता है, विवर्तन और आपका विवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्यों को के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो 80 dB है ये आपका लीगल, तो देखिए 80 dB मनुष्यों के लिए लीगल होता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 60 dB आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि ध्वनि स्तर है, जबकि 80 dB तक जो ध्वनि स्रोत है ये आपका लीगल माना जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गुणवत्ता को या फिर जो है शोरगुल को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, तो वातावरण में उपस्थित ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रासरवी तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए बात किया जा रहा है कि प्रासरवी तरंगों के बारे में 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि के तरंगों के बारे में पूछा जा रहा है, जिसे हम लोग प्रासरवी तरंगे कहते हैं। तो आंसर लगाइए। तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है कि ये कपड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। सभी यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन देखिए, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से हमारा सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आंसर लगाइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न द्रव्यों में से
सबसे तेज यात्रा कर सकती है? निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे अधिक तेज गति से किस में गमन कर सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टील में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि निर्धारण। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 dB है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है? तो 45 dB आपका करेक्ट आंसर होगा। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण है? देखिए ध्वनि गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा में किसी भी तरह के कण नहीं पाए जाते हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो, जिस कारण से वहाँ पर बात एक दूसरे से नहीं किया जा सकता है। ध्वनि गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो बी आपका राइट होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि म्यूजिक कंसर्ट जो है आपका कंसर्टर्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है? तो यहाँ पर मोटे मोटे गत्ते लगा दिए जाते हैं ताकि ध्वनि को अवशोषित कर सके। ध्वनि अवशोषण करने के लिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहे की छड़ में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग की दोस्तों बात करें तो ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि के वेग पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की और। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न कहा जा रहा है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों में रख कर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे उसे दो बार आवाज़ें सुनाई देता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पहला दिया गया है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण से दोस्तों इसे सुनाई पड़ता है। और दूसरी चीज़ें ये आपका इको प्रोड्यूस करता है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए स्वर की यह सीमा करीब करीब होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि मनुष्यों के लिए स्वर की यह सीमा करीब करीब कितनी होती है? मनुष्य के लिए जो स्वर की करीब सीमाएं होती है 85 dB आपका होता है, जबकि दोस्तों आप देखेंगे तो 80 dB तक आपका लीगल माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसके लगभग में आप ऑप्शन बी को हिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पराध्वनिक विमान किस प्राघाती तरंग को पैदा करता है? पराध्वनिक विमान ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि बूम को पैदा करती है। 100 डिग्री डेसिबल का शोर का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यंत्र कारखाने के शोर के लिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। जब सितार और बांसुरी को एक ही स्वर से बजाया जाए तो आप बताइए इसमें कैसे आप डिफरेंट करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका ध्वनि गुणता के आधार पर, क्योंकि देखिए जो सितार होता है इसमें जो वाइब्रेट होता है ये अधिकतम होता है, जबकि आपका जो बांसुरी होता है इसमें कम होता है। तो इस आधार पर आप बता सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि पराध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 17 आपका जो है आपका मीटर होना चाहिए। एग्जैक्ट आपका 16.6 मीटर होता है। लगभग में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज का सेशन आपका खत्म होता है। इसका रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिल जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।